ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में माना जा सकता है, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना ही नहीं आएगा तो उसको बनाना, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, कन्वर्सन, ये सब जो है गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। तो ये पार्ट हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब नाम दिया रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर बनाना तुमको तभी आएगा जब तुमको नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स पता होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके सारे नोमेनक्लेचर के रूल्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे, पर उससे पहले हम लोग जो जरूरी चीजें हैं नोमेनक्लेचर के लिए वो देखते हैं, जिसमें कुछ टेबल्स हैं। पहला हमारा आता है रूट वर्ड टेबल। रूट वर्ड जो टेबल है ये बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम लोगों को फिक्स वर्ड यूज करना होता है। जैसे अगर हमारे पास एक कार्बन है तो वहां पर हमारा मीथ वर्ड लगता है। किसी भी तरह का उसका कंपाउंड होगा तो मीथ से शुरू होगा। वो अगर साइड चेन है तो भी मीथ वर्ड उसमें होगा। एक कार्बन को दिखाने के लिए जो है ये कहा गया कि मीथ वर्ड हमको लगाना है। अगर हमारे पास 2 कार्बन हुआ तो उसी तरह एथ वर्ड लगाना है। 3 कार्बन हुआ तो प्रॉप वर्ड लगाना है। 4 कार्बन हुआ तो ब्यूट वर्ड लगाना है। 5 कार्बन हुआ तो पेंट। 6 कार्बन हुआ तो हेक्स। 7 कार्बन हुआ तो हेप्ट। 8 कार्बन हुआ तो ऑक्ट। 9 कार्बन हुआ तो नॉन। और 10 कार्बन हुआ तो डेक। अगर हमारे पास 11 कार्बन हो जाता है तो अनडेक। 12 कार्बन हो जाए तो डोडेक। 13 कार्बन हो जाए ट्राइडेक। 'टेट्राडेक एंड सो ऑन। इस तरह हमारा जितना कार्बन रहता है उसके हिसाब से हमारा रूट वर्ड होता है। 100 के लिए भी अलग रूट वर्ड है, अलग अलग कार्बन के लिए अलग अलग रूट वर्ड है, पर हमारे जो है बेसिक में 20 तक बहुत है। 12-13 तक जनरली आता है, बट उससे ज़्यादा नहीं जरूरत पड़ता। तो पहला जो हमारा हो गया रूट वर्ड, ये हमारा जानना जरूरी है कि हमारा इतना कार्बन रहेगा तो इतना ही हमें रूट वर्ड यूज़ करना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं यूज़ करना है। उसके अलावा तुम्हारा जो है अगर कुछ और यूज़ करते हो तो तुम्हारा पैटर्न गड़बड़ा जाएगा। 2 कार्बन हो, एथ की जगह तुम कुछ भी करो यूज़ तो गलत कहा जाएगा, लेकिन एथ यूज़ कर रहे हो तो सही होने के चांसेस ज़्यादा है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप। अगर एक ही चीज 2 बार होता है तो उसको 2 बार नहीं लिखना है। एक ही चीज अगर हमारा 2 बार होगा, जैसे 2 बार मिथाइल ग्रुप रहता है तो मिथाइल मिथाइल 2 बार नहीं लिखना है। हमें क्या लिखना होता है, अगर कोई भी चीज 2 बार है तो हमें लिखना है डाई, या फिर यूज होता है 20। अगर 3 है तो हमारा होता है ट्राई, ट्रेस। अगर वही जो है साइड चेन में या कोई ग्रुप 4 बार हो तो हमें लिखना है टेट्रा। इसके लिए यूज होता है टेट्राकेस। ये सारे स्पेशल हैं प्रीफिक्स, स्पेशल प्रीफिक्स हैं।
स्पेशल प्रीफिक्स का हम लोगों का कंडीशन है, जब हम लोग जो है उसके लिए पढ़ेंगे, पहले ये वाला पार्ट पढ़ लेंगे, तब हम लोग ये पार्ट यूज करना सीखेंगे। फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को 1-2 क्लास के बाद पढ़ना है, पर उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप जो अब तक हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं उसको ले लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप को जो है जब प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करना होता है तो उसका नाम अलग होता है, वही अगर सफिक्स के रूप में यूज करना है तो उसका नाम अलग होता है। जैसे OH अगर ग्रुप है और इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करना होता है तो हाइड्रोक्सी वर्ड लगाते हैं, सफिक्स के रूप में यूज करना होता है तो OL लगाते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है प्री मतलब पहले, नाम के पहले लगाना, और सफिक्स का मतलब अंत में लगाना। तो जब अंत में लगाना होता है तब OL लगेगा, जब हमारा प्रीफिक्स के फॉर्म में लगेगा तो हाइड्रोक्सी लगेगा। प्रीफिक्स के रूप में तब लगेगा जब अल्कोहल से बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो, वो सीनियरिटी ऑर्डर है, वो हमारा इसके बाद आएगा। जैसे CHO है, इसके लिए हम लोग लगाते हैं फॉर्माइल AL, COOH है कार्बोक्सी ओइक एसिड etc. These are some functional important functional group। बस एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लिए कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनका प्रीफिक्स फॉर्म होता है, सफिक्स फॉर्म होता है। सारे का डिटेल हम लोग 1 by 1 करेंगे, तब हम लोग सबका इस्तेमाल भी सीखेंगे और सबके लिए हम लोग जो है नाम करना भी सीखेंगे। पर ये जो टेबल लिखवा रहे हैं ये कुछ मिनिमम जरूरी है, ताकि हम कुछ एग्जाम्पल्स जब सेलेक्ट करें जिसमें हम अगर कोई OH फंक्शनल ग्रुप डालें तो हम बता सके कि OL कब लगाना है, हाइड्रोक्सी कब लगाना है। तो इसके लिए ये एक छोटा सा टेबल है। हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमने जाना है वो सारा हमें पढ़ना है और 1 by 1 पढ़ना है। कार्बन चेन, अगर हमारा जो है कोई भी ऑर्गेनिक चेन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लगाते हैं ANE। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो हम लोग लगाते हैं ENE, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम लोग लगाते हैं YNE। इसे बोला जाता है प्राइमरी सफिक्स। जो कार्बन का चेन होता है वो होता है प्राइमरी सफिक्स, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स का जो है इस्तेमाल हमें प्राइमरी सफिक्स के बाद करना है। ये 4 टेबल अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा ये काफी फंडामेंटल टेबल्स हैं जिनका जो है जानकारी होना, याद रहना बहुत जरूरी है। नोमेनक्लेचर के रूल्स अब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग बुक में अलग अलग ऑर्डर होता है, जिसमें पहला है पेरेंट चेन रूल, दूसरा हमारा जो है लोएस्ट लोकेंट रूल एंड सो ऑन। लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे IUPAC फॉर्मेट से। IUPAC नेमिंग का फॉर्मेट क्या है वो समझ जाएंगे तो हम लोग बाकी के सारे रूल्स को समझना आसान हो जाएगा। IUPAC जो है फॉर्मेट में कहता है कि 2 पार्ट में मेरा नोमेनक्लेचर बांट दो। पहला जो नोमेनक्लेचर है उसको लेना है साइड चेन, मतलब जो नेमिंग शुरू करना है वो साइड चेन से करना है। पहले साइड चेन लिख लिया, उसके बाद पेरेंट चेन लिखो।
साइड चेन पहले लिखेंगे, पेरेंट चेन बाद में लिखेंगे। साइड चेन लिखने का तरीका क्या कहा, उसमें दो ही चीज है। एक चीज है पोजीशन और दूसरा चीज है प्रीफिक्स नेम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। जैसे हमारे पास अगर क्लोरो है और मिथाइल है, दो ग्रुप है, Cl ग्रुप है और CH3 ग्रुप है, तो IUPAC कहता है पोजीशन कितना है पता नहीं, लेकिन हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर पे लेना है, यानी कि पहले क्लोरो लिखना है फिर मिथाइल लिखना है। अब इसमें क्या होता है गलती, इसमें लिख देते हैं मीथेन, साइड चेन में मीथेन लिख दोगे तो हो गया गलती। साइड चेन में हमको साइड चेन वाला नाम लिखना है, यानी कि प्रीफिक्स नेम लिखना है, इसमें सफिक्स नेम नहीं डाल सकते हैं। कहीं तुम्हें जो है OH ग्रुप दिखा तो तुमने क्या किया, 2OL लिख दिया, वो हो गया गलती। तुम्हें लग रहा है कि OL तो OH के लिए लगता है, पर हम लोग अगर इसमें लिख देंगे तो यहां पर हमने क्या बताया, प्रीफिक्स नेम लिखना है, सफिक्स नेम नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें अगर लिखना है OH के लिए तो हम लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी हम लिख सकते हैं, लेकिन 2OL नहीं लिख सकते हैं। दिस कैन बी अलाउड बट दिस कैन नॉट बी अलाउड। ये मेरा इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि ये मेरा सफिक्स नेम है, ये मेरा प्रीफिक्स नेम है। तो साइड चेन में कोई भी सफिक्स अलाउड नहीं है। IUPAC कहता है पहले लिखना है साइड चेन, फिर लिखना है पेरेंट चेन। साइड चेन में मेरा लिखना है प्रीफिक्स और पेरेंट चेन में हमको लिखना होगा सफिक्स। सबसे पहले कोई भी नोमेनक्लेचर मिलेगा उसे हम दो हिस्से में बांटेंगे। साइड चेन मेरा कौन बना, पेरेंट चेन कौन बना। साइड चेन जो बनेगा उसका पोजीशन लिखेंगे, प्रीफिक्स नेम लिखेंगे, पोजीशन प्रीफिक्स, पोजीशन प्रीफिक्स, इस तरह करते हुए लिखते जाएंगे। मेरा गलती होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। गलती कहाँ से होता है, हम लोग पेरेंट चेन से शुरू कर देते हैं। तो हमें जब भी नोमेनक्लेचर करना है, शुरुआत करना है साइड चेन से, जिसका सीधा सा तरीका है पोजीशन लिखना और प्रीफिक्स नेम लिखना है। इसमें हम सफिक्स नहीं लिख सकते, इसमें सफिक्स लिख दिए, गया गलती। अगर एक से अधिक हमारा साइड चेन है, उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखना है। पेरेंट चेन का भी काफी सिंपल सा रूल है, इसका 3 ही पार्ट होता है। किसी भी पेरेंट चेन का 3 ही पार्ट है। पहला पार्ट है रूट वर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्क, रूट वर्ड। शुरुआत मेरा रूट वर्ड से करना है। पेरेंट चेन नाम लिखना शुरू किए, फंक्शनल ग्रुप से शुरू कर दोगे गलती हो जाएगा। शुरू करना है रूट वर्ड से, उस रूट वर्ड को सिंपल कहा गया अल्क, जैसे अल्केन, एल्केनॉल, अल्काइल। तो अल्क वर्ड जो है वो एक्चुअली में रूट वर्ड को बताता है। ALK का मतलब होता है, जहां पर भी ALK है, एल्कनोइक एसिड, वो मेरा रूट वर्ड है। तो पेरेंट चेन का नाम लिखना है, शुरू करेंगे रूट वर्ड से। रूट वर्ड के जस्ट बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स में हमने देखा 3 ही ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। प्राइमरी सफिक्स में 3 ही ऑप्शन है।
ANE, ENE और YNE। AN के साथ पोजीशन नहीं लगता है, ENE और YNE के साथ पोजीशन लगता है और नहीं भी लगता है। वन पोजीशन रहा तो नहीं लगेगा, बाकी जगह पे लगा देते हैं। तो रूट वर्ड के बाद हमें सबसे पहले लिखना होता है इन तीनों में से कोई एक। अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो AN लगा दिए ANE, अगर कहीं डबल बॉन्ड मिला तो ENE, कहीं ट्रिपल बॉन्ड मिला तो YNE। इसका इधर कहीं जगह नहीं है। इस पार्ट को अक्सर हम लोग इधर लिख देते हैं 2YNE और इधर लिख देंगे ब्यूट 2 इन। दो को आ जाता है तो एक इन इधर लिख दिए, एक इधर लिख दिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा रूल गलत है। जो भी आएगा इन तीनों में से, इन तीनों का कोई प्रीफिक्स फॉर्म नहीं है। यानी इन तीनों में से अगर मान लेते यही दो को आएगा एक साथ, इन ये दोनों में आ गया तो इसको तो लिखना ही नहीं है, ये दोनों में आ गया तो भी ANE नहीं लिखना है, YNE लिखना है। तो ENE और YNE ही अगर एक साथ आ गया किसी चेन में तो इन दोनों को लिखना होता है और वो यही लिखाएंगे। इसका कहीं और पोजीशन भी नहीं देना है, इसको उठाकर इधर नहीं डालना है, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है। यानी रूट वर्ड के बाद सबसे पहले हमें लिखना होता है कि कार्बन का चेन कैसा है, उस सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी सफिक्स। जैसे हमारा पोजीशन दे दिए और OL लिख दिए अल्कोहल, पोजीशन लिख दिए एल्डिहाइड, पोजीशन लिख दिए ओइक एसिड। एंड सो ऑन, देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो सेकेंडरी सफिक्स में हमें क्या लिखना होता है? फंक्शनल ग्रुप। ये IUPAC के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ पैटर्न है, जिसमें ये कह रहा है कि पहले साइड चेन लिखो फिर पेरेंट चेन लिखो। साइड चेन लिखने का एक ही तरीका, पोजीशन लिखो, प्रीफिक्स नेम लिखो। अगर एक से अधिक है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो। पेरेंट चेन लिखने का तरीका, रूट वर्ड से शुरू करो, रूट वर्ड, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, इन तीनों में से कोई एक, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। जो फंक्शनल ग्रुप है वो लिख दिए। इतना चीज अगर हम ध्यान से समझेंगे, याद रहेगा, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब बाकी जो भी रूल है वो हम लोगों को क्यों पढ़ना है? ये लिखने के लिए कि आखिर पोजीशन कितना लिखें, क्योंकि प्रीफिक्स लिखने के लिए तो उसका नाम है। जहां CH3 होगा मिथाइल लिखाएगा, चाहे कैसा भी साइड चेन हो, CH3 है मिथाइल लिखाएगा। रूट वर्ड फिक्स है, 10 कार्बन है तो डेकी लिखना है, 9 कार्बन है तो नॉन लिखना है, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है। डबल बॉन्ड आ गया तो ENE ही लिखना है, सिंगल बॉन्ड है ANE लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया YNE लिखना है, ये भी फिक्स हो गया। ये भी फिक्स है। अगर OH ग्रुप है तो लिखना है OL, CHO ग्रुप है AL, COOH है OH। यानी कि मिला जुलाकर जो एक आ रहा है वो आ रहा है पोजीशन लिखना, और एक रूल आ रहा है साइड चेन और पेरेंट चेन में बांटना। तो साइड चेन कौन सा बनेगा, पेरेंट चेन कौन सा बनेगा, नंबरिंग कैसे करेंगे, यही मिला जुलाकर 2-4 रूल है, उससे ज्यादा नोमेनक्लेचर के रूल ही नहीं है। ये पूरा पैटर्न है एक IUPAC के द्वारा प्रिस्क्राइब नेमिंग का, और इसमें जो कुछ चीजें हैं वो फिक्स हैं। जैसे ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। फिक्स क्या नहीं है? तो ये नहीं है। कब वो प्रीफिक्स बनेगा, कब सफिक्स बनेगा, ये फिक्स नहीं है।
तो बस उतना ही चीज हमें समझना है कि साइड चेन कैसे चुनना है, पेरेंट चेन कैसे चुनना है, नंबरिंग कैसे करना है, बस मिला जुलाकर वही 2-3 रूल है, उससे ज्यादा रूल नहीं है। IUPAC नोमेनक्लेचर के हम लोग रूल्स देखते हैं। जनरली रूल्स जो हम लोगों को मिलेगा बुक में वो मिलेगा पेरेंट चेन रूल, पहला रूल। पर हम यहाँ पर सबसे पहला रूल जो बताएंगे वो है सीनियरिटी ऑर्डर। सीनियरिटी ऑर्डर रूल ये कहता है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सबसे सीनियर होगा। अगर कोई भी कार्बन चेन देगा उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे सीनियर होता है। दूसरा जो हमारा इसके बाद आता है पोजीशन वो होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद जो पोजीशन है वो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का। उसके बाद जो पोजीशन है वो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बाद हमारा जो पोजीशन है वो है एटम का। एटम्स लाइक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो। उसके बाद जो है हमारा अल्काइल का। उसके बाद जो पोजीशन आता है अराइल का, एरोमेटिक। तो इस ऑर्डर में हम लोगों का सीनियरिटी होता है। हमें इस ऑर्डर में ही फॉलो करना है इंपॉर्टेंट ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि साइड चेन और पेरेंट चेन को चुनने के लिए हमें इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। यानी अगर मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है तो डबल बॉन्ड हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो चेन सबसे बड़ा होगा जिसमें ये इंपॉर्टेंट ग्रुप होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड देखना है, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देखना है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एटम देखना है, एंड सो ऑन। इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो सीनियरिटी ऑर्डर में हमारा जो है पहला ऑर्डर ये आया। जो दूसरा ऑर्डर है हैलोजेंस का है, जिसमें हमारा फ्लोरीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आयोडीन से। बट इसमें एक जो है चेंज आ सकता है अगर हमारा लोएस्ट सम रूल लगेगा। ठीक है, तो वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि हमारा लोएस्ट सम रूल आता है तो इसके ऑर्डर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कोई भी आगे पीछे हो सकता है। अल्काइल ग्रुप में अल्फाबेटिक ऑर्डर, जैसे ब्यूटाइल। ब्यूटाइल जो है वो मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इथाइल से, इथाइल मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिथाइल से, एंड सो ऑन। अल्फाबेटिक ऑर्डर होना चाहिए। सीनियरिटी ऑर्डर के बाद हम लोगों का है पेरेंट चेन रूल। IUPAC नेमिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा पेरेंट चेन कौन है और साइड चेन कौन है। तो पेरेंट चेन और साइड चेन हम इस सीनियरिटी ऑर्डर के मदद से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, द लॉन्गेस्ट चेन, longest possible chain of carbon containing most senior group acts as parent chain।
सबसे ज्यादा जो गड़बड़ होता है यही पेरेंट चेन चुनने में होता है। पेरेंट गड़बड़ हो गया तो साइड गड़बड़, साइड चेन गड़बड़, तो फिर हमारा नेमिंग तो सही हो ही नहीं सकता। पेरेंट चेन लिखने के लिए हम लोगों को जो है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन का चेन सेलेक्ट करना है, जिसमें मोस्ट सीनियर ग्रुप होगा वो हमारा पेरेंट चेन एक्ट करेगा। हम लोग इसमें कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, ये दिमाग में बैठ जाता है कि कार्बन का सबसे लंबा चेन हमें सेलेक्ट करना है। कार्बन का सबसे लंबा चेन तो सेलेक्ट करना है, पर उसमें सबसे सीनियर ग्रुप होने चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है। यानी कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड सारे इंक्लूड हो जाए। अगर जो है फंक्शनल ग्रुप है तो सारे फंक्शनल ग्रुप, पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाए, डबल बॉन्ड छूट जाए तो चलेगा। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड सारे आने चाहिए, क्योंकि एक बराबर पोजीशन जिसका होगा तो वो सारे एक बराबर इंक्लूड होने चाहिए, या तो सारे एक बराबर एक्सक्लूड होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हमारे पास CHO ग्रुप है, ऐसा कोई कंपाउंड है। अब इसमें अगर हम लोग जो है सबसे लंबा कार्बन का चेन खोजेंगे तो यहां से शुरू हो जाएगा। 5 कार्बन का ये चेन सबसे लंबा चेन मिल जाएगा हमें। पर इसमें हम लोग का क्या कमी है, हमारा एक CHO छूट रहा है, वो मेरे कार्बन के मेन चेन में काउंट नहीं हुआ। यहां का CHO काउंट हुआ, यहां का CHO काउंट हुआ, लेकिन यहां का नहीं हुआ, तो ये तरीका मेरा गलत है। हमारा जो है ऐसा कोई जो है लॉन्गेस्ट चेन बनेगा जिसमें सारे सीनियर ग्रुप आएंगे। अगर हम सारे सीनियर ग्रुप को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं तो कहा गया कि सारे को एक्सक्लूड करो। इट मीन्स CHO, CH2, CH, CH2, CHO, CHO, इसमें ये मेरा बनेगा पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन बनेगा वो ये 3 बनेगा, क्योंकि तीनों जब लिए तो ये तीनों एक्सक्लूड हुआ और पेरेंट चेन मेरा ये बनेगा। हम इसमें ये पेरेंट चेन नहीं ले लेंगे। तो यही बात समझना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब ये नहीं कि सबसे लंबा कार्बन चेन ले लेना है, वो बाकी के रूल्स को फॉलो करने चाहिए। यानी ऐसा लंबा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें सारे सीनियर ग्रुप इंक्लूडेड हो। ठीक है, अगर यहां पर तीनों एक बराबर है तो तीनों इंक्लूड होने चाहिए, ऐसा ही कोई चेन हमारा हो सकता है। अगर तीनों नहीं आ सकता तो तीनों को छोड़ना पड़ेगा। हम एक को सफिक्स फॉर्म और एक को प्रीफिक्स फॉर्म नहीं दे सकते। इसको साइड चेन में लिखें और इसको पेरेंट चेन में लिखें, ऐसा नहीं कर सकते। हमने देखा कि जो मेरा पेरेंट चेन है वो पेरेंट चेन है तो सफिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन जो मेरा साइड चेन है उसको तो प्रीफिक्स फॉर्म देना पड़ता है, सफिक्स तो लिख नहीं सकते उसके लिए। तो ये चीज ध्यान में रखना होता है कि पेरेंट चेन का मतलब सिंपल ये नहीं है सबसे लंबा कार्बन का चेन, ये नहीं है। सबसे लंबा कार्बन का चेन होना चाहिए, पर वो इस सीनियरिटी ऑर्डर को भी फॉलो करना चाहिए। हम डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने के चक्कर में फंक्शनल ग्रुप नहीं छोड़ सकते। फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने के चक्कर में डबल बॉन्ड छोड़ा जा सकता है। डबल बॉन्ड को गिनने के चक्कर में ट्रिपल बॉन्ड छोड़ा जा सकता है। ट्रिपल बॉन्ड को गिनने के चक्कर में एटम को, अल्काइल ग्रुप को, अराइल ग्रुप को छोड़ सकते हैं, लेकिन एटम या अल्काइल ग्रुप या जो है अराइल ग्रुप को गिनने के चक्कर में ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारा ऑर्डर जो है ये हमेशा फॉलो होना चाहिए। अगर ये फॉलो अच्छे से होगा मेरे पेरेंट चेन में कभी गलती नहीं होगा। अगर पेरेंट चेन सही सेलेक्ट हो गया तो साइड चेन भी मिल जाएगा, साइड चेन मिल गया, पेरेंट चेन मिल गया तो पोजीशन भी आसानी से हो जाएगा। क्योंकि हम पेरेंट चेन तभी कर पाते हैं सेलेक्ट
जब हमको पता हो कि सीनियरिटी किसका क्या है। अगर हमको सीनियरिटी पता है तो हम पेरेंट चेन सही सेलेक्ट कर लेंगे, पेरेंट चेन सही सेलेक्ट कर लिए तो नंबरिंग भी हो जाएगा, नंबरिंग हो जाएगा तो हमारा नेमिंग में कोई गड़बड़ फिर बचा ही नहीं। क्योंकि अभी हमने देखा यूपीएससी में बस एक ही चीज तो परेशान कर रहा था कि नंबरिंग क्या होगा, अदरवाइज प्रीफिक्स फॉर्म है, रूट वर्ड है, सफिक्स फॉर्म है, प्राइमरी सफिक्स है, बस इतना ही चीज तो है। तो ये चीज हमारा ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन हम सही से सेलेक्ट करें। तो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम लोग यहां पर अगर कर दें CHO की जगह COOH, यहां पर रहने देते हैं CHO, यहां पर ले लेते हैं COOH। अब ऐसे केस में हमारा जो है ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि COOH CHO से बड़ा होता है, तो COOH सफिक्स फॉर्म और CHO मेरा प्रीफिक्स फॉर्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। C2H5 C CH3 CH2 C CH2 C2H5। अगर हमारा ऐसा कोई कंपाउंड है, इसका नेमिंग करना है, तो हम अगर कहेंगे कि भाई पेरेंट चेन इसका क्या होगा, तो पेरेंट चेन हमारा सबको ही कहेगा ये होगा। क्या गलती इसमें हो रहा है? इग्नोरिंग द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ सकते, फंक्शनल ग्रुप मुझे इसमें कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मेरा डबल बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। हम इसमें नहीं छोड़ सकते, डबल बॉन्ड को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। अल्काइल ग्रुप भले नहीं गिना है, लेकिन डबल बॉन्ड गिनाना चाहिए। यही है पेरेंट चेन में सीनियरिटी ऑर्डर फॉलो करने का मतलब, यानी कि ये तरीका मेरा गलत है। तो सही तरीका क्या बनेगा वो देखते हैं। इस C2H5 को लिख देते हैं C दो बार, CH3 डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH2 C, ये हमारा है CH3 CH2 CH2 CH3। हमारे लिए इस अल्काइल ग्रुप को गिनने से ज्यादा जरूरी ये डबल बॉन्ड गिनना है, इसलिए मेरा जो पेरेंट चेन होगा वो यहां से शुरू होगा, ये बनेगा, ये मेरा पेरेंट चेन होगा। हम डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ सकते। हम भले ही अल्काइल ग्रुप, ये 2 कार्बन है, क्या 2 की जगह 50 भी रहता तो भी छूट जाता वो, लेकिन ये डबल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए। दिस इज सीनियर देन अल्काइल ग्रुप। लेकिन अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो ये छूट जाए, फंक्शनल ग्रुप नहीं छूटना चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम ऐसा कर दें, यहां है डबल बॉन्ड ऐसे कुछ, यहां 5 बॉन्ड बना दिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 बॉन्ड हो गया था तो उसको हटा देते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम डाल दिए CHO। अब CHO अगर ये बना है और मान लेते हैं इधर हम लोग कुछ OH ग्रुप डाल दिए, तब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे, यही बनेगा मेरा पेरेंट चेन। फंक्शनल ग्रुप नहीं छोड़ सकते। डबल बॉन्ड अब छूट रहा है तो छूटने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका नाम लिख लेंगे। तो पेरेंट चेन रूल में सिर्फ दिमाग में इतना नहीं रख सकते हम, सबसे लंबा कार्बन चेन नहीं,
सबसे लंबा वो चेन जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप हो। ये पूरा बात हुआ। सबसे लंबा चेन जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होंगे वही हमारा बनेगा पेरेंट चेन। यानी कि इस केस में, यानी यहां जो हमारा नाम है, ये दोनों बन गया साइड चेन। साइड चेन का नाम प्रीफिक्स फॉर्म इन दोनों का लगेगा। 4 रूट वर्ड ब्यूट, डबल बॉन्ड, डाई इन। इतना समझ गए तो हम लोग नेम इसका कर सकते हैं 2,3 डाई इथाइल ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट, 1,3 डाई इन। तो इस तरह हमारा जो है, अगर सही पेरेंट चेन फाइंड आउट कर लेंगे, हमारा नोमेनक्लेचर बहुत आसान है। तो गलती दो ही जगह होता है, एक पेरेंट चेन फाइंड करने में, दूसरा नंबरिंग करने में। तीसरा गलती का कोई खास जगह ही नहीं है, क्योंकि हमारा साइड चेन का तरीका फिक्स है, पेरेंट चेन का तरीका फिक्स है। अब 4 कार्बन है तो ब्यूट ही लगाओगे, ये तुम्हें भी पता है। डबल बॉन्ड है तो ई नहीं लगाओगे, ये भी 10th में पढ़ चुके हो। तो तुम्हारा जो है इसमें काफी चीजें फिक्स है, उसके अलावा कोई कंफ्यूजन का जगह भी नहीं है। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो OL, AL, ओइक एसिड कुछ लगाने का जगह ही नहीं है। तो गलती होने का बस एक ही चांस है, पेरेंट चेन खोजने में, नंबरिंग करने में, और जनरली गलती नहीं होता। अगर पेरेंट चेन सही लिए हैं तो भाई रूट वर्ड भी सही आ जाएगा, रूट वर्ड सही आ जाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी सही से आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप तो सामने सामने दिख जाता है कि कहाँ CHO है, कहाँ OH है, कहाँ COOH, वो तो सीधा सीधा दिख जाता है, वो सीधा सीधा पता होता है कि यहाँ ओइक एसिड लगाना है, एंड सो ऑन। तो पेरेंट चेन हमें कैसे फाइंड आउट करना है ये देखना है, और उसके लिए ध्यान रखना है ये सीनियरिटी ऑर्डर। सीनियरिटी ऑर्डर में ध्यान रखना है कि ये जो ग्रुप्स हैं वो इंक्लूड करने वाला सबसे लंबा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। आने वाले क्लासेस में जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस का नोमेनक्लेचर सीखेंगे, हमारे लिए सबसे पहला काम होगा पेरेंट चेन फाइंड करना। अगर पेरेंट चेन गलत फाइंड हो गया, तुम कुछ कर लो, नाम तो सही हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला काम होगा, अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, तो पेरेंट चेन फाइंड करना। पेरेंट चेन फाइंड आउट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि साइड चेन कौन बनेगा। साइड चेन बना, पेरेंट चेन बना, फिर नंबरिंग करेंगे और नाम लिखना शुरू। इतने ही होते ही है रूल्स ही। हमें अगर इसका नेमिंग करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका पेरेंट चेन कौन सा है, साइड चेन कौन सा है, फिर उसके बाद नंबरिंग करेंगे और नाम लिखना शुरू। इससे ज़्यादा हम कोई और रूल नहीं देंगे। पेरेंट चेन फाइंड कराएंगे, नंबरिंग करवाएंगे और नाम लिखना शुरू, उससे ज़्यादा कोई रूल ही नहीं है। तो दो ही रूल है, पेरेंट चेन फाइंड करना और नंबरिंग करना। ये दो रूल अगर ढंग से हम लोग सीख गए, हमारा नेमिंग भी आसान है। नेमिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेमिंग आसान इसलिए है कि हमें बस पेरेंट चेन ढंग से फाइंड करना है, नंबरिंग ढंग से करना है। उसके बाद नोमेनक्लेचर इज़ वेरी इजी, क्योंकि हम लोग IUPAC का पैटर्न पढ़ चुके हैं कि पहले साइड चेन नाम लिख दो, फिर हमारा पेरेंट चेन नाम लिख दो। साइड चेन में भी कुछ नहीं लिखना है, पोजीशन देना है, नाम लिखना है, फिर उसके बाद हमारा पेरेंट चेन लिखना है तो रूट वर्ड उठाएं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, बात खत्म। तो यही दो रूल है जो हमारा गलती करने का जगह होता है पेरेंट चेन फाइंड करने में और नंबरिंग करने में। अगर ये दोनों रूल हम सही से सीख गए, सही से इस्तेमाल कर लिए, नेमिंग बहुत इजी है। अब ऐसा नहीं ना हो सकता है कि तुम्हारे पास पेरेंट चेन तुम्हारे हिसाब से 6 कार्बन लग रहा है तो 6 कार्बन के लिए तुम हेक्स की जगह पेंट यूज करो, ऐसा गलती थोड़ी होगा। तुम्हें अगर इसमें 7 कार्बन दिखेगा तभी तुम हेप्ट यूज करोगे, अगर तुम्हें 6 कार्बन दिखेगा तो तुम हेक्स यूज करोगे, 8 कार्बन दिखेगा ऑक्ट यूज करोगे। तो सही होना और गलती होना पेरेंट चेन के हाथ में है। तुमसे ये गलती थोड़ी होने वाला है कि तुम्हें 8 दिख रहा है और तब भी तुम यूज करोगे हेक्स। ऐसी गलतियां अब 11th क्लास में थोड़ी होगा, ठीक है। तो हमारे लिए पेरेंट चेन फाइंड करना सबसे जरूरी है। तो पेरेंट चेन के लिए रूल क्या बताएं,
सबसे पहले हमें देखना होता है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद एटम, अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, उसके बाद अराइल ग्रुप है। अराइल ग्रुप का मतलब हो जाता है एरोमेटिक वाला पार्ट, साइक्लिक वाला पार्ट, साइक्लिक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें अगर हम लोग खोजें तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमें नहीं है, सारा अल्काइल ग्रुप है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई भी एटम नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इसमें अल्काइल पार्ट है। इट मीन्स हम सबसे लंबा कार्बन का चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए और कुछ परेशान नहीं होना। तो सबसे लंबा कार्बन चेन इसमें हमारा होगा, अगर यहां से शुरू करेंगे यहां खत्म होगा, 1 2 3 4 5, एक चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं, यानी इसके अलोंग अगर हम सीधा सीधा जाएं ऐसे तो 5 कार्बन। अब हम लोग कोई और देखते हैं तरीका कि 5 से हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला चेकिंग तो हम ऐसे ही करेंगे, सीधा वाला। सबसे पहला हम लोग सीधा वाला ही चेक करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ चांस होता है कि वैसे मिल जाए, पर हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि दूसरा कोई चैन मिल रहा है कि नहीं। तो हमारे पास यहां से आने के बाद 1 2 3 4 और ऊपर देख रहे हैं 2 है, 6 हो जा रहा है। यानी अगर हम ऐसे लेकर चले जाएं कार्बन चेन तो इसमें रास्ते हमको 6 मिलेगा। अगर हम इस रास्ते आ जाएं 1 2 3 4 4 3 7, इस रास्ते हमको 7 कार्बन मिलेगा। अगर हम लोग एक और रास्ता यहाँ पर है 2 3, यहां से होते हुए ये रास्ता होते हुए ये कार्बन का चेन, अब इसमें गिनते हैं कितना है, तो 2 3 4 5 5 3 8, यानी इस रास्ते हमको 8 मिलेगा। तो जो सबसे लंबा कार्बन का चेन है वो हमारे लिए पेरेंट चेन हो जाएगा। इसका मतलब इसकी पेरेंट चेन में 8 कार्बन है। अब पेरेंट चेन में 8 कार्बन है तो ऑक्ट वर्ड यूज होगा, सीधा सा है। अगर तुमने गलती से इसका 7 कार्बन का चेन ले लिया तुम हेप्ट यूज करोगे, बाकी कोई सा भी नियम फॉलो कर लो, फर्क ही नहीं पड़ता, नाम तो गलती होना है, सही होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो पेरेंट चेन हमारे लिए बहुत जरूरी है और बहुत सावधानी से फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास जो पेरेंट चेन बना उसके अलावा जितना भी चीज जुड़ा हुआ है, जैसे ये चीज जुड़ा हुआ, ये चीज जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ, सर्कल में जो किए वो सब साइड चेन हो गया। उन सब का नाम साइड चेन में लिखना है। और पेरेंट चेन में मेरा 8 कार्बन, सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो ऑक्टेन। तो पेरेंट चेन का नाम तो ऑक्टेन हो गया, कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। साइड चेन का नाम हमको फिर लिखना सीखना है बस। तो पेरेंट चेन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है और बहुत सावधानी से सही तरीके से फाइंड आउट करना जरूरी है। अगर इसमें गलती हो गया तो कोई जो है चांस नहीं है कि तुम्हारा आंसर नेमिंग सही हो। सेकंड वाला देखते हैं। हम लोग ये लाइन स्ट्रक्चर में पढ़े कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप हम इसीलिए लिए थे एज अ डेमो, जिसमें हम लिए थे COOH ग्रुप, CHO ग्रुप, OH ग्रुप, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकें। तो हमारे पास जो है ये जो है CHO और COOH, दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एंड फंक्शनल ग्रुप आर मोर इंपॉर्टेंट देन डबल बॉन्ड। सो हम इस पार्ट को छोड़ सकते हैं लेकिन इस पार्ट को नहीं छोड़ सकते, यानी कि 1 2 3, इसके पेरेंट चेन में 3 कार्बन होगा। दिस वन विल बी द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन। अब अगर पेरेंट चेन में कोई बच्चा 1 2 3 4 ले ले तो 4 लेगा तो वो ब्यूट वर्ड यूज करेगा, और ब्यूट वर्ड यूज करेगा तो नाम तो सही होना ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता है कि सही हो जाए।
तो इस तरह इसके पेरेंट चेन में हमारा 1 2 3 है। अब 3 है, प्रॉप लगाना है, तो नेमिंग चेक करने वाला यहीं से पकड़ लेता है कि वो उसने नेमिंग करने के लिए दिया है, रूट वर्ड इसने क्या यूज किया है फॉर द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन गलती तो बाकी तो सही, चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अगर पेरेंट चेन सही है तो हम नेमिंग आगे चेक कर लेंगे कि नंबरिंग सही है कि नहीं। बाकी सिंगल बॉन्ड की जगह एन लगाना है, डबल बॉन्ड की जगह एन लगाना है, वो लगभग सारे बच्चे सही करते हैं। तो पेरेंट चेन में अगर बच्चे ने 3 पेरेंट चेन खोज लिया 3 कार्बन का, तो वो प्रॉप लगाएगा, तो आगे का भी नाम सही होने का पूरा चांस है। अब इसमें तो एक ही कार्बन का चेन है। अब 4 कार्बन का चेन होगा या 2 कार्बन का चेन होगा? 4। इसमें हमारा 4 कार्बन का चेन होगा। COOH CH2 CH2 COOH। मेरा ये भी गिना रहा है और ये भी गिना रहा है, कोई छूट नहीं रहा है। अगर छूट रहा होता, जैसे हमने कल देखा, अगर हमारा ऐसा होता अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता, इसमें हम पेरेंट चेन लेंगे, इसको 1 कार्बन 2 3 4 5, तो मेरा ये छूट रहा है, ये नहीं आया काउंट में, और ये इसी के इक्विवेलेंट है, तो ये छूट भी नहीं सकता है। तब ऐसे केस में सिर्फ 3 होगा। ऐसे केस में हमको इसको लेना है पेरेंट चेन। हम लोग इसको पेरेंट चेन में लेंगे जब, तो 4 कार्बन पेरेंट चेन बनेगा। इसमें हमारा ये COOH और ये COOH दोनों काउंट हो रहा है। अगर हम लोग इसका देखें पेरेंट चेन, तो इसमें हमारा होगा, हमारे पास चांसेस 2 हैं, या तो यहां से शुरू हो 2 3 4 5 6, एक पेरेंट चेन ऐसे बन रहा है, और एक पेरेंट चेन सीधा सीधा बन रहा है। इस दौरान हमारा 1 2 3 4 5 कार्बन, और इस दौरान 6 कार्बन, तो 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन चेन सबसे बड़ा तो होना चाहिए, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप इंक्लूडेड होना चाहिए, वो छूट नहीं सकता। तो अगर इसको हम लोग पेरेंट चेन ले लें, तो मेरा क्या होगा, OH ग्रुप मेरा छूट जाएगा। सो हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते हैं, हर हाल में इसको लेना होगा, हर हाल में इसको लेना होगा, हर हाल में इसको लेना होगा। अल्काइल छूटे तो छूटे, सीनियर हम इंक्लूड किए हैं, तो इसमें हमारा पेरेंट चेन में 5 कार्बन होगा। इसके पेरेंट चेन में अगर 5 कार्बन होगा, तो इसके लिए रूट वर्ड पेंट यूज करना है। पेंट के बाद हमारा डबल बॉन्ड है तो ये नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है YN यूज करेंगे, अल्कोहल है तो OL यूज करेंगे। सबका जगह फिक्स है, सब अपने अपने जगह पर रखते जाना है, लेकिन हमें पेरेंट चेन ही सही से फाइंड करना है। गलतियां जो है, जो पहली गलती होती है वो पेरेंट चेन पे होती है, और दूसरी गलती होती है IUPAC नोमेनक्लेचर का पैटर्न ध्यान में नहीं होना। अब यही ध्यान में नहीं रहेगा, पहले साइड चेन लिखना है, पहले पेरेंट चेन लिखना है, इसी में कंफ्यूज रहेंगे, तो फिर नेमिंग तो गलती होगा ही। तो ध्यान क्या रखना है, पेरेंट चेन में साइड चेन जो हमारा है उसको पहले लिखेंगे। जो जितना ज्यादा सीनियर वो उतना अंत में लिखा जाएगा, जो जितना ज्यादा हमारा सीनियर ग्रुप होता है वो उतने ही अंत में लिखा जाएगा। फंक्शनल ग्रुप जो है ज्यादा सीनियर होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से, तो वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद लिखा जाता है, प्राइमरी सफिक्स पहले, सेकेंडरी सफिक्स बाद में। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें पेरेंट चेन, तो ये हमारा एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमारा बेंजीन भी इंपॉर्टेंट होता है, पर IUPAC के नोमेनक्लेचर के लिए ये कहा गया कि एलिफेटिक पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अराइल पार्ट।
अराइल पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज साइड चेन, दिस इज मेन चेन। मेन चेन में हमारा जो है 2 ही कार्बन, इसके लिए इथीन वर्ड आएगा, 2 कार्बन ईथ, डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो पेरेंट चेन का नाम इथीन तो होगा। बाकी ये मेरा साइड चेन, ये मेरा साइड चेन। इसके अलावा भी इसका जो है नाम हो सकता है, और उससे भी IUPAC ने कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं। जो कॉमन नेम है उसे भी एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा IUPAC ने कहा। लेकिन उसने ये कहा कि मेरा जो IUPAC नेमिंग का तरीका है वो भी फॉलो होगा, वो मेरा फॉलो होगा। एरोमेटिक के केस में हमारा एलिफेटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एरोमेटिक या साइक्लिक कम इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर एक एग्जांपल हम लोग ऐसा देखें, CH3 है और ये जुड़ा हुआ है साइक्लिक जो है एल्केन से, CH, CH2, CH2। तो ये पार्ट मेरा हो गया अराइल पार्ट, एंड दिस इज एलिफेटिक पार्ट, ओपन चेन पार्ट। IUPAC का नेमिंग अगर हम करेंगे तो ये मेरा साइड चेन बनेगा और ये मेरा पेरेंट चेन बनेगा। पर इसके अलावा भी इसके नाम हैं, वो भी IUPAC एक्सेप्ट करता है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि IUPAC ने अपना एक पैटर्न दिया है, उसके हिसाब से नेमिंग करना है, लेकिन उसने ये भी कहा साइक्लिक वाले केसेस में या एरोमेटिक वाले केसेस में उसके जो अपने नाम हैं उसको भी IUPAC एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिस इज आवर बेंजीन। बेंजीन जो है, अगर हम लोग अपने IUPAC के पैटर्न पे देखें तो बेन तो किसी 6 कार्बन के लिए लगता ही नहीं है, 6 कार्बन के लिए तो हेक्स लगता है। 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है अगर, तो इसका नाम कुछ भी होना चाहिए तो उसमें हेक्स होना चाहिए। आगे पीछे क्या होगा वो बात का बात है। इन 6 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। IUPAC पैटर्न के हिसाब से इसका पूरा जो नाम होना चाहिए वो होगा साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइइन। ये उसका IUPAC नेम है। बट IUPAC ने कहा इसका जो कॉमन नेम है बेंजीन, अब बहुत फेमस हो चुका है, चलो हम इसे भी IUPAC में एक्सेप्ट करते हैं कि अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं इसका नाम बेंजीन है IUPAC नेम, तो भी सही है, गलत नहीं करेंगे इसको। लेकिन जो IUPAC ने पैटर्न दिया है वो इस रूल को फॉलो करना है। इससे बेंजीन नाम से ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितना कार्बन है, कितना डबल बॉन्ड है, एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, लेकिन इस नाम से IUPAC के नेम से पता चल जा रहा है साइक्लो लगा है, साइक्लिक है, सर्कल है। ठीक है, हेक्स लगा है, 6 है, 3 जगह डबल बॉन्ड है, तो कई सारे इंफॉर्मेशंस IUPAC नेम के से पता चलता है। तो वो सारा नाम जो है हमारा इसमें आता है। तो इसलिए पेरेंट चेन रूल में हमें ये ध्यान रखना है। तो इसका नाम IUPAC और कॉमन दोनों ही तरह से किया जा सकता है और दोनों ही तरह से वो एक्सेप्टेड है। क्लियर? अब अगर हम लोग इसके लिए देखें तो हमारा 2 कार्बन, 1 2, ये मेरा पेरेंट चेन बनेगा, ये साइड चेन बनेगा। तो पेरेंट चेन में 2 कार्बन, बट जब हम लोग इसका नाम पढ़ेंगे तो दूसरा नाम भी आएगा और वो भी सही है, और जो अभी हम बता रहे हैं पेरेंट चेन के हिसाब से वो भी सही होगा। इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं 1 फिनाइल, 1 फिनाइल साइड चेन हो गया, इथेनोन, 1 फिनाइल इथेनोन,
वो भी नाम सही है, और इसका नाम एसिटोफिनोन होता है, वो भी नाम सही है। वो भी IUPAC उसको एक्सेप्ट करता है कि ठीक है आप इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। नियोपेंटाइल अल्कोहल का अगर हम लोग देखें तो नियो हमारा कुछ इस तरह का हो जाता है, नियोपेंटाइल ये हो गया, इसमें अल्कोहल लगाना है तो OH, 3 कार्बन पेरेंट चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन। तो नियोपेंटाइल से हमें पेरेंट चेन 3 कार्बन दैट इज प्रॉप वाले के बारे में पता नहीं चलता। तो नियोपेंटाइल एक कॉमन नेम है, ठीक है, और IUPAC नेम में जो होगा तो 3 कार्बन पेरेंट चेन में है तो जरूर से जरूर उसमें प्रोप वर्ड लगेगा। तो ये सब एग्जांपल्स थे हमारे जिसमें हम लोगों को पेरेंट चेन फाइंड करना था। तो हमें कभी भी नोमेनक्लेचर करना होगा तो सबसे पहला शुरुआत करेंगे पेरेंट चेन खोजेंगे। पेरेंट चेन खोजने के बाद हम ये देखेंगे कि उसका नंबरिंग कैसे करना है। तो अब नंबरिंग का अब हम लोग रूल पढ़ेंगे। नंबरिंग का रूल पढ़ लेंगे, पेरेंट चेन फाइंड कर लिए, नंबरिंग कर लिए, अब उसके बाद सीधा नाम लिखना और कोई तीसरा काम नहीं है। इस तरह का हमारा जो क्वेश्चन अभी है इसमें कंफ्यूजन एक होता है कि हम लोग पेरेंट चेन में ये लिए, इसको क्यों नहीं इंक्लूड किए, हम यहाँ से चेन क्यों नहीं सेलेक्ट किए, ऐसा 3 कार्बन का चेन। प्रॉब्लम क्या है, ये और ये एलिफैटिक है और ये एरोमेटिक है, साइक्लिक है। अगर हम इसको इसी में इंक्लूड कर दिए इसका मतलब ये तीनों एलिफैटिक बन जाएंगे। हम अगर प्रॉप यूज कर रहे हैं, प्रॉप का मतलब एलिफैटिक 3 कार्बन, साइक्लोप्रॉप का मतलब साइक्लिक 3 कार्बन जो मिलकर प्रॉप बना रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये दोनों ही ले सकते हैं क्योंकि ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन का कार्बन है और इसका कैरेक्टर इन दोनों के कैरेक्टर से डिफरेंट है। सो हम लोग इसको नहीं इंक्लूड कर सकते पेरेंट चेन में। एक एग्जांपल ये है, इसमें अभी अगर हम लोग देखेंगे पेरेंट चेन के लिए तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन ही है, ये 2 कार्बन, यहाँ पर ये 6 कार्बन है, यहाँ पर ये 6 कार्बन है, वो पेरेंट चेन नहीं बनेगा। कारण ये दोनों मेरा साइक्लिक है, अराइल है, एरोमेटिक है, लेकिन ये एलिफैटिक है। एलिफैटिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन एरोमेटिक, दैट इज वाई हमारा ये पेरेंट चेन बनेगा। इसके अंत वाले नाम में यानी कि साइड चेन लिखने के बाद जो पेरेंट चेन लिखेंगे उसमें सिंपल सा इथेन आएगा, एथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ANE। तब बताओ कि ऐसे क्वेश्चन को जो इसको तुम देखकर डर जाओ नेमिंग करने से पहले, उसका पेरेंट चेन 2 ही कार्बन का बना हुआ है, इथेन। अब तुम सोचोगे कि नहीं ये पेरेंट चेन बनेगा, इसके हिसाब से नाम करते हैं, करते रह जाओ, गलती होना ही है।